वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। कल क्या विचार हुआ? क्या विचार हुआ था कल? कल 14 सूत्रों के प्रत्याहार का विचार किया था हमने पहले। उसके 42 प्रत्याहार है, उसका एक एक उदाहरण समझ के हमने ये विचार किया था। और फिर इति माहेश्वराणी सूत्राणी से लेकर हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ तक की पंक्ति का विचार किया। ये मूल इतना चला था, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा, ये हो गया। तो ये आपके माहेश्वर सूत्र है, ये हो गया, ठीक है ना? माहेश्वर सूत्र है मतलब महेश्वराद आगतानि सूत्राणि इमानि सन्ति, ये तो पता चल गया, ठीक है ना? महेश्वरेण प्रोक्तानि नहीं है, अभी तो क्या है? महेश्वराद आगतानि। हाँ, तथा आगतः जब अण प्रत्यय करेंगे ना तो माहेश्वर बनता है। उसके बाद जब बहुवचन में चलाएंगे माहेश्वरम, माहेश्वरे, माहेश्वराणी, ऐसा चलेगा, ठीक है ना? सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, अनादि संज्ञाः अर्थः येषां तानि इति अनादि संज्ञार्थानि, ठीक है ना? फिर बाद में आया येषाम् अन्त्या इतः णकारादयः ये सन्ति, अयुण् इत्यत्र णकारः, ऋलिक् इत्यत्र ककारः, तो णकारादीनि लकारपर्यन्तानि सर्वाणि इत्संज्ञकानि सन्ति, ठीक है ना? णकारादय है ना, पुल्लिंग में ही चलेंगे। णकारादयः इत्संज्ञकाः, यही बात आई ना येषामन्त्यायितः का, ठीक है ना? णकारादि जो है वो क्या है? इत्संज्ञक है। तो उसके बाद ये लण सूत्रे अकारश्च, इसका अलग से कहना पड़ा, ठीक है ना? क्योंकि लण का जो अकार था वो अंतिम नहीं है ना, वो लण सूत्र के अंतिम में है क्या अकार? नहीं है ना, इसलिए उसको येषामन्त्यायितः से वो नहीं आ गया, ठीक है ना? वो अभी क्योंकि वो अंतिम था नहीं, उसके बाद अलग से इसलिए कहना क्योंकि वो मध्य में पड़ा था, ठीक है ना? लण सूत्र के मध्य में था वो, तो वो आकार भी संज्ञक है, ऐसा अलग से बताना पड़ा, ठीक है ना? बाकी सबका तो अंतिम थे, इसलिए ऐसा अन्त्यायितः से हो गया। और लण सूत्रे अकारश्चित ये कहना पड़ा। और उसके अलावा अकार आदियों में जो अकार है वो क्या है आपका? उच्चारणार्थ है, ठीक है ना? उच्चारण ही प्रयोजन है। भाष्यकार का वचन भी लिखवाया था, क्या लिखाया था? यस न पुनरंतरेणाचम व्यंजनस्योच्चारणमपि भवति। चलिए, बहुत अच्छे, तो ये कर दिया, ठीक। अब हम लोगों को थोड़ा विचार करना है इसी चतुर्दश सूत्रों में, ठीक। तो एक दो बातें तो वैसे हम लोगों ने विचार कर ही ली थी एक दो दिन पहले, कि अयुण, रिलरिक, ए ओंग, ए औच, इनमें संधि हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। मतलब कि अयुण में देखिए अकार इकार के स्थान में आज गुण से क्या हो जाएगा? एकार हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद ए उण बनेगा, फिर कौन लगेगा सूत्र? एचो यवा यावा लग जाएगा ना महाराज जी? हाँ, तो अयुण बनना चाहिए, तो इधर ये संधि हुई। रिलरिक में कौन संधि होगी? रिकार, रिकार में कोई बता सकता है क्या? इको यणची तो लग ही सकता है, इको यणची तो लग सकता है, कोई समस्या नहीं है। इको यणची लग सकता है ना, क्योंकि किस स्थान में यण हो वो उसके परे रहते हैं। इको यणची लग सकता है। और कोई लग सकता है क्या? उसका बाधक कोई बैठा हुआ है? विवेक, अकसवर्ण दीर्घ भी लग सकता है, ये भी सही कहे, कोई गलत थोड़ी ना है। अरे होत्रिल रिकार में लगाते है कि नहीं लगाते? होत्रिल रिकार आपका होता है जब, तब लगाते हैं ना अकसवर्ण दीर्घ, है? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा, तो वो भी तो प्राप्त है।
होत्रिल ऋकार हमें जैसे प्राप्त है वैसे यहाँ पर भी प्राप्त है। तो फिर उसको इको एनर्जी को बाद के वो लगता है ना, इको एनर्जी को बाद की अकस्माण दीर्घ की प्राप्ति है कि नहीं है? चलिए और कोई है क्या किसी को ध्यान में? और देखिए इसमें त्रिकाल विकार हो तो कौन लगेगा? नहीं पता है बाकी लोगों को? चलिए तो फिर हो गया, सब विद्वान लोग ही उपस्थित है। रित्य कहा लगेगा कि नहीं लगेगा? लग सकता है। रित्य कहा का क्या अर्थ है? लग सकता है मतलब अर्थ क्या है लग सकता है? बाकी किसी की आवाज नहीं आ रही है। ऋति परे पदांता अतः प्राक बदवा। ऋति परे अकह पदांता अकह। पदांता अकह। चलिए पदांत कहेगा तो उसमें सब समस्या होगी। पदांत कैसे री होगा ये बात होगी, ठीक है ना? तो चलिए ये सब समस्याएं आएगी फिर, इसलिए वहां पर भी संधि होगी कोई ना कोई। अकस्माण दीर्घ तो अंत तो गत्वा लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना? फिर भी और भी विचार करिए, ठीक है ना? सही से कौन लग सकता है? ये रिलरी वर्णयो मिथ वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम जो वार्तिक आता है ना, तो वहां पर ये सब विचार किया जाता है रिलरी के वहाँ कौन कौन क्या क्या हुआ है, ठीक है ना? तो थोड़ा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ ये ओंग में देखिए, ए ओंग में कौन सूत्र लग सकता है? ए ओ है, यस बताएगा। हाँ ये तो यवा यावा लगेगा। उससे क्या हो जाएगा? अयादेश हो जाएगा, तो अयोंग बनना चाहिए। फिर अय औच में कौन लगता है? कौन लगेगा महाराज जी? अय औच है, उसमें अय औ है, यहाँ कोई हो सकता वही लग सकता है। उससे क्या हो जाएगा? अय के स्थान में आय हो जाएगा, तो आयौच ऐसा बनना चाहिए। तो इस तरह से ये नहीं सूत्रों में ही, आगे तो प्राप्त नहीं है। अब अयवरण में कौन संधि हो सकती है, ठीक है ना? उसमें कोई नहीं है समस्या। लेकिन ये जो 4 सूत्र आए हैं, चारों सूत्रों में एक बात है कि भाई संधि प्राप्त है कोई ना कोई सूत्र से, है कि नहीं? तो संधि क्यों नहीं की भाई? तब उन्होंने उत्तर ये दिया था, आपको बताया था उत्तर। क्या उत्तर दिया था यार? संहिता की अविवक्षा होने के कारण संधि नहीं होगी। संहिताया अविवक्षणात् एतेषु असंधि, एतेषु चतुर्षु सूत्रेषु असंधि, ठीक है ना? इन चारों सूत्रों में संधि नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? संहिताया अविवक्षणात्, संहिता की अविवक्षा होने के कारण। बात समझ में आई? ठीक। अब संहिता की अविवक्षा क्यों है भाई? करो ना भाई संधि, क्यों अविवक्षा कर रहे हो? तो कहा कि वर्णानाम असंदिग्धत्वेन बोधना। संदिग्ध कहते हैं संदेह युक्त। संदिग्ध मतलब क्या होता है? संदेह युक्त। संदिग्ध मतलब, ठीक है ना? और असंदिग्ध मतलब क्या होता है? संदेह रहित, ऐसा होता है, ठीक है ना? तो संदेह रहित वर्णों का बोध हो जाए, इसलिए क्या किया गया? संहिता की अविवक्षा की गई है। और संहिता की अविवक्षा होने के कारण संधि नहीं हुई है। ये उत्तर आप लोगों को दिया, ठीक? जी। बात समझ में आई सब लोगों को? यह समझ रहे हो ना? बाकी सब बड़े लोग हैं, हाँ। बोलने में भी सब लोगों को मतलब कष्ट अनुभूत होता होगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम समझ के रखो। चलो, और उसके बाद दूसरा एक समाधान भी समझ लो साथ साथ में, जब आए हो कि संधि क्यों नहीं हुई। एक की कोई और लोग भी एक समाधान देते थे। एक समाधान क्या था? एक तो पता चल गया ना, संहिता की अविवक्षा होने के कारण संधि नहीं हुई, सीधा समाधान, ठीक। दूसरा एक समाधान यह हुआ कि चादिगण है ना, चादिगण पता है? चादिगण में कौन कौन आता है? चादिगण पठित जो होते हैं यश, हाँ, च वा ह ये सब है ना, उसमें अ ई उ ये सब भी पड़े हुए हैं। रील री ए ओ आई ओ ये सब पड़े हुए हैं उसमें। चादिगण देखोगे ना एक बार, वो देखा तो नहीं होगा, एक बार एक किसी पद के लिए इति को लिए बताए थे ना कि देख लेना किसमें आता है इति, देखा है? यस, किसमें? शादी में भी और स्वराज में नहीं मिला था दोनों में।
स्वरादि में भी इति है और चादि में भी है। नहीं, दोनों में है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। अच्छा, तो आकृति गणोयम करके ले लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ आकृति गणोयम लिखा है, तो मतलब सब उन्होंने इनके तरह के जो आए वो सब आप लोगों को ले लेने हैं, ठीक है ना। तो इति भी आ जाएगा, यदि नहीं मिलता। चादी में है। चलिए महाराज जी, आपके व्याकरण में देखे थे क्या चादी करके? नहीं, इसी चादी गणा मतलब वो लास्ट में लिखा है, ये सब चादी गणा हो ना। हाँ, देखिए सब बोल रहा है, लिखा है तो लघु सिद्धांत कौमुदी में देखे थे। अच्छा, चलो, गौरव ने देखा है, गौरव लोगों ने नहीं देखा, बाकी लोगों ने, है ना। ये लघु सिद्धांत में देखा है। लघु सिद्धांत में क्यों देखा? सिद्धांत कौमुदी देखो ना, सिद्धांत कौमुदी जब पढ़ रहे थे तो। चलिए, तो कोई बात नहीं। इति कौन चादीगण बताया? जी, चादीगण। अच्छा, चादीगण में, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे चादीगण। इसी प्रकार ये जो अ, इ, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये सब चादीगण में पठित हैं। ध्यान, समझ में आया? चादीगण में होने के कारण कौन संज्ञा होगी? यस, निपात संज्ञा होगी। चादयो सत्वे सूत्र से निपात संज्ञा होगी। पूरा बोला करो, ठीक है ना। निपात संज्ञा होगी, ये हो गया। अब जब निपात संज्ञा हो गई तो स्वरादि निपातम अव्ययम लग सकता है ना जी। स्वरादयो निपाताश्च अव्यय संज्ञा स्युः, मतलब स्वरादि गण में जो पठित शब्द है वो, और निपाता मतलब निपात संज्ञका अव्यय संज्ञका स्युः, ऐसा है ना। मतलब निपात संज्ञा जिन जिन की हुई वो सब भी अव्यय संज्ञा कहे जाएंगे। तो ये अ, इ, उ की निपात संज्ञा हुई है चादयो सत्वे से, चादीगण में पठित है। और निपात संज्ञा होने के कारण स्वरादि निपातम अव्ययम से कौन संज्ञा हो जाएगी? अव्यय संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, हमें अभी अव्यय संज्ञा से मतलब नहीं है, लेकिन निपात संज्ञा आपकी हो गई ना चादयो सत्वे सूत्र से। किसकी? रील, री, ए, ओ, अयौ, सब स्वर है उसमें, अलग अलग पठित है, अ अलग है, ई अलग है, इस तरह करके सब चादीगण में, जैसे च, वा, ह है ना, ऐसे सब है। तो ये सब की निपात संज्ञा हो गई। चलो, एक समझ में आया कौन सूत्र से निपात संज्ञा की? चादयो सत्वे से निपात संज्ञा की, ठीक, निपात संज्ञा। उसके बाद निपात संज्ञा हो जाने के बाद एक सूत्र है, आप लोग पढ़े, निपात एका जनांग। क्या सूत्र है? निपात एका जनांग, ये सूत्र है। इसका अर्थ क्या है महाराज जी? कि एकाच जो निपात होए, मतलब एक अच, एकाच जो निपात है, ठीक है ना, एक अच वाला जो निपात है, एक अच ही हो शायद, ऐसा एकश्चासो अच इति एकाच, ऐसा किया है वहां पर शायद, देखिएगा। तो एकाच जो निपात है, ठीक है ना, मतलब एक ही अच हो, ऐसा जो निपात है उसकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है, आंग को छोड़ करके, आंग को छोड़ करके, ठीक है ना, आंग को छोड़ करके। बात समझ में आई? तो ये जो आपके है अ, ये निपात संज्ञक है कि नहीं है? है। नहीं है? है। और एकाच है कि नहीं है? एकाच है, एक ही अच है ना वो अ, ठीक है ना। तो एकाच निपात संज्ञा, तो इसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ये आंग से भिन्न है कि नहीं है? ये आंग थोड़ी ना, ये तो अ है, तो आंग से भिन्न भी हो गया। तो एको अच, हाँ यही है, एको अच निपात आंग वर्ज प्रगृह्य संज्ञा स्यात्, यही वृत्ति है उसकी। एक अच जो कि निपात संज्ञक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आंग से भिन्न होना चाहिए, आंग वर्ज मतलब आंग से भिन्न होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो अकार की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, सबकी हो जाएगी। जैसे इकार की भी हो जाएगी, उकार की भी हो गई, रिकार की, सबकी हो जाएगी, क्योंकि सब एक अच वाले ही है ना, और सब आंग से भिन्न ही है, और सब निपात संज्ञक है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी ना सबकी, ठीक। चलिए, प्रगृह्य संज्ञा हो गए। अब एक सूत्र है जो, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन काम किया। सबसे पहले क्या किया? चादयो सत्वे से, क्योंकि ये सब चादीगण में पठित है, इसलिए चादयो सत्वे सूत्र से क्या किया गया है? निपात संज्ञा की गई। निपात संज्ञा करने के बाद निपात एका जनांग सूत्र से क्या किया?
प्रगृह्य संज्ञा की गई है। समझ में आया? अब इसके बाद एक सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम मतलब प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक से परे अच हो। क्या? प्लुत संज्ञक अथवा प्रगृह्य संज्ञक से पर में अच हो तो क्या होगा? प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है ना? क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर अ ई उ है तो अकार जो है वो प्रगृह्य संज्ञक है कि नहीं है? किस संज्ञा, किस सूत्र से किया है प्रगृह्य संज्ञा? निपात एका जनांग से। ठीक है ना? प्रगृह्य संज्ञा की है। अब इसके पर में अच है कि नहीं है? कोई अच है। कौन है? ई है ना, वो अच में आता है ना। तो अकार से पर में अच मिल गया मतलब प्रगृह्य संज्ञक जो अकार उसके पर में अच मिल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का क्या मतलब होता है? तो प्रकृत्या अवस्थानम, क्या कहते हैं? प्रकृत्या अवस्थानम। प्रकृत्या अवस्थानम मतलब स्वस्वरूपेण अवस्थानम, अपना जो स्वरूप है। अभी जो अ ई है ना तो अ का जो स्वरूप है वो वैसे के वैसे रहेगा। उसमें कोई आप गुण मतलब उसमें आज गुणा करके एकार नहीं कर दे सकते अकार इकार के स्थान में। बात समझ में आई? इसी का नाम प्रकृति भाव संधि कहते हैं ना जो आप। तो प्रकृति भाव मतलब क्या? तो स्वस्वरूपेण अवस्थानम। ठीक है ना? मतलब अपना जो स्वरूप है अभी वही स्वरूप में अवस्थित रहेंगे, इसमें कोई संधि नहीं होगी। ठीक है ना? जैसे हरि ये तो कहते हैं ना, तो हरि ये तो में इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम से हरि का इकार का प्रगृह्य संज्ञा हुई है। इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है ना? तो हरि इसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई है और इसके पर में ए तो का ए है जो कि अच में आता है। तो प्लुत प्रगृह्य आती नित्यम, प्रगृह्य संज्ञक से परे अच हो तो क्या होता है? प्रकृति भाव हो जाता है। यही कहते हैं ना प्रकृति भाव। तो प्रगृह्य संज्ञक यहाँ हरि ये हो गया दीर्घ इकारांत। उसके बाद क्या है? ये तो का अच पर में है। ठीक है ना? अच तो यहाँ क्या? प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव हो जाएगा मतलब यहाँ पर संधि नहीं हो, कोई और काम नहीं होगा। यहाँ पर जैसी स्थिति है जैसा उसका स्वरूप है हरि ये तो यही स्वरूप में वो अवस्थित रहेगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। प्राय यदि ब्रह्म हो प्रकृति भाव मतलब क्या है ना समझ रहे हो तो उसको ध्यान दीजिए। प्रकृति भाव मतलब क्या? लिख लीजिए स्वस्वरूपेण अवस्थानम। ठीक है ना? प्रकृतिवद भाव मतलब क्या? प्रकृति जैसी है वैसे के वैसे रहेगा, अब उसमें कोई विकार नहीं होगा। ठीक है ना? बात समझ में आई? प्रकृतिवद भाव कहते हैं ना, प्रकृति भाव कहते हैं। तो स्वस्वरूपेण अवस्थानम, उसका जो स्वरूप है वही स्वरूप में अवस्था। हरि ये तो में कोई संधि होती है क्या? मतलब कि कोई अणचि लगता है क्या हरि ये तो में? हरि ये तो नहीं बनता है ना। हरि ये तो जैसा का वैसे ही रहता है, उसमें कोई अब कार्य नहीं होता है। तो प्रकृति भाव हो गया। ठीक है ना? प्रकृति भाव संधि हुई मतलब क्या हुआ? स्वस्वरूपेण अवस्थान अब उसका रहेगा, उसका जैसा स्वरूप है वैसे ही रहेगा। अब उसको इको अणचि से यान नहीं कर सकते आप। बात समझ में आई? उसी प्रकार का यहाँ पर भी अब हो गया ना। अयुण का आकार भी तो प्रगृह्य संज्ञक है और उसके पर में अच मिल गया इकार तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रकृति भाव जब हो जाएगा तो उसका जो स्वरूप है वैसे ही रहेगा, आपको उसमें विकार नहीं होगा। तो अ ई हुई रहेगा। ठीक है ना? फिर ई उ में क्यों कोई संधि नहीं हुई? ई उ में तो कर देनी चाहिए। चलिए अ ई में नहीं कर सकते क्योंकि अ का प्रकृति भाव हो गया। ठीक है ना? प्रगृह्य प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृतिवत भाव हो गया। ठीक है ना? अब ई उ में तो होना चाहिए, तो उसकी भी इकार की भी तो हुई है प्रगृह्य संज्ञा जी, क्योंकि निपात संज्ञा हुई थी। निपात एका जनांग से उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हुई थी और उसके परे अच है उकार तो उसके परे रहते इसमें भी प्रकृति भाव हो जाएगा। तो उसमें भी कोई संधि नहीं होगी। इसी तरह लिलिक में भी देखिए, इसी तरह एवं में भी देखिए, इसी तरह अयोच में भी देखिए। सब जगह समझ आ गया? ठीक है ना? तो प्रकृति भाव हो जाने के कारण संधि नहीं हुई। सबको समझ में आया? यही उत्तर। दूसरा समाधान एक प्रकृति भाव कैसे हुआ तो आपको क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या किया? ये सबकी क्या कर दी? निपात संज्ञा कर दी। ठीक है ना? और निपात संज्ञा कर देने के बाद
सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो गए। प्रगृह्य संज्ञा हो जाने के बाद प्लुत प्रगृह्या अति नित्यम से प्रकृति भाव हो गया, ठीक है ना। तो प्रकृति भाव हो गया, तो प्रकृति भाव हो जाने के कारण अब संधि नहीं होगी, मतलब और कोई कार्य आदि गुण ये तो यवा यावा ये कोई सूत्र नहीं लगेंगे। ठीक हुआ, चलिए समझे कि नहीं समझे। तो संधि न होने के दो समाधान आप लोगों को दिए गए, ठीक है ना, दोनों याद रखेंगे। कोई भी पूछे तो दो समाधान बता दीजिए, ठीक। चलिए, तो ये आपका संधि के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब एक दूसरा है प्रश्न, ये आता है कि हमको ये बताइए आप जिसको उत्तर समझ में आए, अ ई उ ये सब वर्णों का ग्रहण किया, ठीक है ना। आकार भी तो वर्ण है कि नहीं, आ वर्ण है कि नहीं है, आ भी तो वर्ण है। जैसे अवर्ण है वैसे आ वर्ण है, आ जो प्लुत है वो भी वर्ण है, दीर्घ आ भी वर्ण है कि नहीं है। तो आकार का ग्रहण क्यों, मतलब ये इसमें पाठ क्यों नहीं किया, बताओ। यस तुम बताओ। इसमें आकार कहने से, हाँ, कहने से ह्रस्व अ दीर्घ और प्लुत अ का ग्रहण हो जाता है। 18 आकार का बोध हो जा रहा है, इसलिए नहीं ग्रहण किया, ठीक है ना। क्यों बोध हो जा रहा है, क्योंकि वो सब सवर्ण संज्ञक है, मतलब उसकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। अकार आकार आ ये सब के सवर्ण संज्ञा है ना, तो अ कहने से सबका बोध हो जाएगा, यही बात है ना, है कि नहीं। हाँ जी। अरे आकार जो है वो क्या है, आकार का सवर्णी है, ठीक है ना। मतलब वो दोनों का सवर्ण संज्ञा होती है ना, अकार और आकार की। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम नहीं होती है क्या। आप लोग तो मतलब बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं। किससे होती बताओ, या गौरव तुम बताओ। करण है कि नहीं है जी। तुमको कुछ पता ही नहीं चलता है। होती है जो आकार और वो मतलब दीर्घ आकार है उनकी सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से होती है। कैसे, क्योंकि उनका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक समान है। हाँ ये प्रयत्न सवर्ण नहीं कहता है। हाँ ठीक है ना। और आभ्यंतर प्रयत्न एक समान है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। इसलिए आकार कहने से वो आकार का बोध हो ही जाएगा, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसलिए हमने दीर्घ आकार और प्लुत आकार का अलग से फिर बोध होगा, मतलब उच्चार उसमें नहीं गिना है, ठीक है ना। उसी तरह ई कहने से उसके दीर्घ प्लुत वगैरह के गृहीत हो ही जाएंगे, इसलिए अलग से हमने फिर उसका ग्रहण नहीं किया, केवल रस्व कह दिया। उकार भी ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब हमको ये बताइए, रिकार और रिकार की सवर्ण संज्ञा होती है कि नहीं होती है। होती है। यस बताओ कैसे होती है। रुल्रु वर्णयोर निसह सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक से लगता है। ये तुल्य से प्रयत्न सवर्णम से नहीं होगी हैं। जब अकार और आकार की सवर्ण संज्ञा तुल्य से प्रयत्न सवर्णम से होती है, तो रिकार और रिकार की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अब इसको बोलने दो जी। यस जी हो सकती है क्या गौरव। तुल्य से प्रयत्न से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती। बस केवल वो करण बोल दिया इसलिए नहीं हो सकती, ऐसा है क्या। नहीं तो रुकार और रुकार का स्थान अलग अलग है। हाँ ये सही उत्तर आया। कौन बोला। यस। तो इतनी देर लगती है आप लोगों को, बताइए। लघु सिद्धांत का ये सब बातें आती है, ध्यान दीजिए ना, थोड़ा जल्दी ध्यान दीजिए। रिकार और रिकार का स्थान भिन्न भिन्न है भाई। ऋतु रसानाम मूर्धा और ऋतु लोसानाम दंता। तो स्थान जब भिन्न भिन्न हो गया, आभ्यंतर प्रयत्न तो एक है, मान लीजिए विवृत, ठीक है ना। सब स्वरों का विवृत ही आभ्यंतर प्रयत्न है, तो चलिए वो तो एक हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन स्थान भिन्न भिन्न हो गए ना। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम से तो जिसका आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान दोनों समान हो उसकी सवर्ण संज्ञा होती है, तो इसकी नहीं हो सकती है ना। इसीलिए तो अलग से वार्तिक बनाना पड़ा, जब सूत्र से काम नहीं चल रहा था तभी तो बनाया। पगला थोड़ी गए थे कि मतलब जो मन में आया तो बना दिया।
रिल री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, ये बना दिया है, ठीक है ना, ये वार्तिक बना है। इस वार्तिक से क्या हो जाएगी, भले स्थान समान न रहे लेकिन ये दोनों की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए, अकार का सवर्णी कौन था, अकार था, इसलिए उसका अलग से ग्रहण नहीं किया गया, अकार कह देने से काम चल गया। इकार के भी सवर्णी थे, ई और ऊ, ई प्लुत वाला, ठीक है ना, दीर्घ और प्लुत वाला, तो इसलिए वो इकार कह देने से उसका भी बोध हो गया, तो अलग से नहीं कहा। ऐसे उकार में भी, तो यहाँ री कहने से, री का सवर्णी ही है ना, री रिल री वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम से सवर्ण संज्ञा होती है ना, होती है। तो रिकार का सवर्णी ही रिकार है कि नहीं, यस है। तो फिर यहाँ पर री कह देने से ही तो री का ग्रहण भी हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। तो फिर अलग से फिर से रिकार क्यों ग्रहण किया, जैसे आकार का भी अकार कह देने से ही बोध हो जाएगा, तुमने ही तो उत्तर दिया था, क्योंकि वो दोनों सवर्ण इसलिए बोध हो जाता है। उसी तरह रिकार की भी सवर्ण संज्ञा होती है वार्तिक से, तो रिकार री कह देने से रिका भी बोध हो जाएगा। तो फिर री अलग से कहने की क्या जरूरत थी। प्रश्न समझ में आया सब लोगों को? महाराज जी, हाँ, कोई समस्या हो तो तुरंत पूछ लीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब कैसे पूछ, ठीक है ना। तो ये प्रश्न हो गया कि भाई रिकार का अलग से ग्रहण क्यों किया, रिक सूत्र क्यों बनाया, रिक ही बना दिए हो तो लिकार का ग्रहण करने की क्या जरूरत, ठीक है ना जी। हाँ, तो ये शंका हुई। इस शंका का कोई ऐसी शंका कर दे तो क्या समाधान देंगे, बताइए। ऐसी कोई शंका कर दे तो क्या समाधान देंगे? तो उसको कहिए आप लोग कि रिकार और चलिए आप लोगों को कोई समाधान पता हो तो आप लोग पहले बता सकते हैं, है ना, ताकि विचार किया जाए उसमें कि भाई, वरना मैं तो फिर बताने लगूंगा तो फिर आधा घंटा चला जाएगा। तो बताइए, कोई समाधान हो तो बोलिए। सबको ध्रुव वर्ण का भी बोध हो इसलिए। अरे वो तो देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये लड़का उत्तर दे रहा है क्या, आप लोग समझे कि नहीं समझे, कि लिकार का भी ज्ञान होना चाहिए ना कि वर्ण है, ऐसा करके ही तो कह रहे हो ना, यही कह रहे हो ना। हाँ, यही कह रहा है कि रिकार का भी सबको ज्ञान हो, इसलिए रखा गया। अब यदि नहीं के होते तो रिकार किसी को पता ही नहीं चलता, ऐसा वो कह रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अ ऋ के जो सूत्र है आपके चतुर्दश सूत्र, उसका प्रयोजन क्या है, तुम बताओ। यस, उसका प्रयोजन प्रत्याहार के लिए, कि अक्षर ज्ञान कराने के लिए है, बताओ। प्रत्याहार के लिए है ना। मैंने कहा था अक्षर ज्ञान तो आपको क ख ग घ ङ जो वर्णमाला है उससे भी तो हो सकता था जी। तो ये वर्ण ज्ञान कराने के लिए आपके चतुर्दश सूत्र नहीं आए हैं। ये जो सूत्र बनाए गए वो अनादि संज्ञा के लिए ही बनाए गए, यही उसका प्रयोजन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। हाँ, तो ये मत करो कि लिकार का भी सबको बोध हो। मुझे पता था ऐसा उत्तर एक तो आने वाला ही है, इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा समय दिया। तो ध्यान दीजिए, आपको पहले भी बताया गया चतुर्दश सूत्रों का प्रयोजन क्या है, अनादि संज्ञा ही प्रयोजन है। वर्ण ज्ञान यदि कराना केवल प्रयोजन होता तो क ख ग घ ङ जो अनादि काल से चली आ रही वर्णमाला है, ठीक है ना, उसी से हो जाता। बात समझ में आई? हाँ, तो ये गलत उत्तर हुआ। चलो दूसरे कोई। और इको यूनिटी में इक के स्थान में यण आदेश होता है, तो री के स्थान में र और री के स्थान में ल आदेश होता है, तो री और री के स्थान में र आदेश हो जाता है। हाँ, इको एनर्जी में मतलब क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, इको एनर्जी बनाते हैं, तो उसका फिर देखते हैं ना स्थान साम्य, उस साम्य क्या किसका है उसके अनुसार कर देते कुछ। इको एनर्जी बनाते हैं, इक में कौन आए, ई उरी यही आएंगे जब री का अलग से ग्रहण नहीं करेंगे तो, हैं, ठीक है ना। तो री नहीं, अब यहाँ उसके स्थान में क्या होगा, तो यण होगा। यण होगा मतलब यवर अल होगा, उधर तो चार है ही ना। तो यहाँ पर अब स्थानांतरतम से व्यवस्था बना दे कि भाई जिसका स्थान अत्यंत सादृश्य हो उसके स्थान में वही हो। तो इकार के स्थान में यह हो जाता, उकार के स्थान में वह हो जाता, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। रिकार के स्थान, रिकार कहने से उसके तीसों का बोध होता है, मतलब रिकार का भी बोध होता है और रिकार का भी बोध होता है, ठीक है ना। तो रिकार के स्थान में क्या होगा, तो स्थान साम्य देखते हम,
स्थानांतरतमा के अनुरोध से ही करते कि भाई जिसका अत्यंत सादृश्य हो स्थान का, तो रिकार के स्थान किसका अत्यंत सादृश्य आ रहा है, रेप का आ रहा है, तो रेप कर देते। और री का भी बोध होता है री कहने से, तो लिकार के स्थान में क्या करेंगे, तो स्थान सादृश्य उसका लकार के साथ है, इसलिए लकार से करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्थानांतरतमा सूत्र से हम कर रहे हैं ना, उससे यदि बोलते हम कि भाई यथा संख्या मनुदेश समानाम, तब तो आप कुछ कहते कि अब तो 3 ही है, इधर 4 है, कहाँ यथा संख्या कैसे लगाएंगे? ठीक है ना, तो यथा संख्या तो मान लीजिए नहीं लगाएंगे, लेकिन स्थानांतरतमा से तो व्यवस्था बनेगी ना। सदृशतम जो आदेश होगा करेंगे तो वो तो हो जाएगा ना इक्विवेलेंसी से, लाकृति बन जाएगा, धात्रांश भी बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो ये भी सही नहीं हुआ ना। बात समझ में आई महाराज जी की नहीं आई? जी आगे आगे। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा समाधान थोड़ा मतलब बहुत अच्छा था, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा था, सोच के बोले है इसलिए, क्योंकि ऐसा समाधान कोई दिया नहीं है, लेकिन अच्छा था। लेकिन इस तरह से उसका वो भी करिए कि भाई स्थानांतरतमा से व्यवस्था हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अत्यंत सदृशतम जो आदेश हो, सदृशतम जो होता है ना वही आदेश होता है, ऐसा करके वो सदृशतम आदेश कर देंगे, लिकार के स्थान में ल, रिकार के स्थान में रेप। चलिए और किसी को? स्थान उच्चारण भिन्न है, स्थान उच्चारण भिन्न होने के कारण। हाँ जी, हाँ, रिकार और रिकार का दोनों का स्थान तो अलग अलग है। स्थान भले अलग हो, सवर्ण संज्ञा होती है कि नहीं होती है? जी। तो फिर तो सावर्णियात उसका ग्रहण हो ही जाएगा। जैसे आकार का भी सावर्णियात आकार कह देने से ही सबका ग्रहण हो गया, इसलिए अलग से नहीं कहा। उसी प्रकार रील वर्णियों का भी, रील वर्णों का भी सावर्ण सवर्ण संज्ञा होती है, तो रिकार के उपदेश कर देने से ही रिकार का भी बोध हो जाएगा। तो क्या जरूरत है, स्थान भले अलग रहे, बोध हो गया ना आपका, क्योंकि सवर्ण संज्ञा हो रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बोलिए किसी को और हो तो। विरल भैया, जैसे अब री को मान के कोई भी कार्य करते हैं, हाँ, वो फिर री को मान के भी होगा। हाँ तो होता ही है ना, नहीं होता है क्या? जी होता ही है, इसलिए तो रिल वर्णियों मिथ सावर्णियम वाच्यम बनाया। तो भाई री को मान के जो कार्य करना है वो री को मान के भी हो जाए, इसलिए तो सूत्र बनाया है। यदि नहीं करना होता तो रिल वर्णियों मिथ सावर्णियम वाच्यम करते, क्योंकि उन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। बात समझ में आई कि नहीं? वो तो अभिष्ट ही हुआ ना। और बोलिए। चलिए हो गया सबका? करण भरण को कुछ नहीं बोलना है ना? नहीं। अच्छा चलिए फिर। तो ये अब देखिए समाधान भी सुनिए इसका। इसका समाधान यह है कि ये रिकार लिकार का पृथक उपदेश करने का प्रयोजन क्या था? उसका प्रयोजन ये था, ये बताना चाह रहे थे कि रिल्ली वर्णियों मिथा सावर्णियम वाच्यम, ये जो वार्तिक है ये क्या है, अनित्य है, ये बताने के लिए। रिल्ली वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम, ये जो वार्तिक है अनित्य है, ऐसा बताने के लिए। नहीं समझ में आया? अरे देखिए, रिल्ली वर्णियों मिथा सावर्ण्यम वाच्यम सवर्ण संज्ञा होती है, तो रिकार कहने से लिकार का बोध हो ही जाएगा। यहाँ लिकार करने की कोई जरूरत नहीं थी ना, अलग से नहीं ग्रहण करने की जरूरत थी, ठीक है ना। लेकिन किया तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि रिल्ली वर्णियों हो मिथ सावर्णीय होता है, रिकार और रिकार का परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है, लेकिन वो अनित्य है, हमेशा नहीं होती है, कभी ऐसा होता है कि जहाँ नहीं भी होती, ठीक है ना। ये बताने के लिए उन्होंने क्या किया, रिल रिक कहा। समझ में आया? सवर्ण, ध्यान दीजिएगा क्रम से, सवर्ण संज्ञा हुई, ठीक है ना। सवर्ण संज्ञा होने के कारण रिकार का उपदेश कर देने से रिकार का स्वतः बोध हो ही जाएगा, ठीक है ना, उभय का बोध हो ही जाएगा। तो पृथक रिकार का उपदेश करने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई? जी। तो क्यों किया, ये तो आपका प्रश्न था। अब समाधान मैंने क्या दिया आपको कि वो पृथक रिकार का उपदेश करके वो ज्ञापित करना चाह रहे कुछ। क्या ज्ञापित करना चाह रहे
क्या कुछ ज्ञापन करेंगे, ऋकार का पृथक उपदेश करके कुछ बोध कराना, मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि रिलि वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, तो रिलि वर्णयो सावर्ण्यम वाच्यम, ये जो वार्तिक है ये क्या है, अनित्य है, ठीक है ना। मतलब रिलि की सवर्ण संज्ञा होती है परस्पर, लेकिन वो अनित्य है, हमेशा होती है ऐसी बात नहीं है। तो कहा कि इस तरह से ज्ञापन करने का प्रयोजन क्या है, मतलब अनित्य बताने का क्या प्रयोजन है, कोई प्रश्न पूछ सकता है ना। नित्य हो जाए तो क्या समस्या है, नित्य होती रहे उसके लिए क्यों आप लड़ रहे हैं कि अनित्यता ज्ञापन करने के लिए, ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है ना। तो उसमें क्या अनित्य मतलब क्या आया, प्रश्न क्या आया कि भाई अनित्यता बता रहे हैं ना, सवर्ण संज्ञा की, रिलि की जो सवर्ण संज्ञा है उसकी अनित्यता का फल क्या है, उसको अनित्य कहने का फल क्या है, ठीक है ना। क्यों उसको नित्य नहीं मान रहा है, तो उसको कहिए कि क्लिप्त शिखा में प्लुत हो जाए, इसलिए क्या क्लिप्त शिखा में प्लुत हो जाए इसलिए। देखिए क्लिप्त शिखा पहले क्या है, ध्यान दीजिए, क्लिप्ता शिखा यस्य, क्या क्लिप्ता शिखा यस्य, क्लिप्ता मतलब सिद्धा, मतलब अच्छी शिखा है जिसकी, ऐसी सिद्ध है मतलब बनी हुई, किसी को इतनी छोटी होती दिखती भी नहीं है ना, कहाँ चली गई, कटवा देते हैं ना लोग, भ्रष्ट हो जाते हैं, तो ये सब है। तो उनको क्लिप्त शिख नहीं कहेंगे, लेकिन जिनकी सिद्ध है, दिखती है ना साफ साफ, ऐसे ही बैठा है तो भी शिखा दिखती है उसकी, तो ऐसे जो उसको क्या कहा जाएगा, क्लिप्त शिखा कहा जाएगा। क्लिप्ता शिखा यस्य, सिद्धा शिखा यस्य, ठीक है ना, क्लिप्ता शिखा यस्य, तो क्लिप्त शिखा, ठीक है ना, उसका नाम हो गया, किसका नाम, जिसकी शिखा क्लिप्त है, सिद्ध है, मतलब अच्छी तरह से है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी एक दो बाल रख दिए और शिखा के नाम पे मतलब लोगों को उल्लू बना रहा है, ठीक है ना, टोंग करके, तो ऐसा नहीं है, अभी तो सिद्ध है, शिखा मतलब साफ साफ दिखाई देती है, तो ऐसे शिखा वाला जो है उसको क्या कहेंगे, क्लिप्त शिखा, क्या कहेंगे, क्लिप्त शिखा, क्लिप्त शिखा, ठीक है ना। क्लिप्त क्या समझ में आया, क्लुप्त क है आधा, उसके बाद री है ना, उसके बाद क आधा, तो क्लिप्त शिखा, ठीक है ना, तो क्लिप्त शिखा इसको कहेंगे। तो अब देखिए इसको यदि दूर से बुलाना हो तो क्या करेंगे, प्लुत होगा कि नहीं होगा, दूरात संबोधन है, दूर से उसको आह्वान करना हो, जैसे करते हैं ना देवदत्त अथवा तो देवदत्त, ऐसा करते हैं ना, गुरुवर नृतो नंतस्याप्ये कैकस्य प्राचा में प्लुत संज्ञक सूत्र है, उसका आप लोग अर्थ अच्छी तरह से बाद में पाठ लगाए तब देख लीजिएगा, अपने से भी देख लीजिएगा, अर्थ समझ में आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं है, ठीक है ना। वो क्या करता है, गुरु जो होता है ना, मतलब दीर्घ है ना, गुरु मतलब क्या, दीर्घ, ठीक है ना, दीर्घम च गुरु संयम स्यात्, ऐसा है ना, तो दीर्घ को गुरु कहते हैं। तो गुरु जो होता है मतलब दीर्घ जो होता है उसके क्या होता है, प्लुत होता है, जो दीर्घ हो उसको क्या होता है, प्लुत होता है। अब देवदत्त में देखिए, देव का एकार जो है वो दीर्घ है कि नहीं है, मतलब गुरु है कि नहीं है, है, तो उसको प्लुत होता है, इसलिए देवदत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देवदत्त, ऐसा होता है। बात समझ में आई, फिर इस तरह से समझ में आया ना। तो गुरु जो होता है उसका प्लुत होता है, और भी बहुत सारी चीजें वो कहता है, क्या क्या चाहिए, अनंत होना चाहिए, मतलब अंतिम में वो गुरु नहीं होना चाहिए, यदि गुरु जो है दीर्घ वर्ण वो यदि अंतिम में हो तो नहीं करता है, ये नहीं करता है, ठीक है ना, गुरु रनुतो अनंतस्यापि एकस्य प्राचा, तो उसके बहुत सारे वो है। तो गुरु संज्ञक गुरु मतलब जो दीर्घ होता है उसको प्लुत होता है, और कैसा कैसा होना चाहिए, तो देखिए अनंत्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अनंत्य होना चाहिए, मतलब अंतिम में नहीं होना चाहिए, एक हो गया। फिर कैसा होना चाहिए, अनृत होना चाहिए, अनृत होना चाहिए मतलब क्या, रिद भिन्न होना चाहिए, रिकार से भिन्न होना चाहिए, न रित इति अनृत, ठीक है ना, मतलब रित भिन्न मतलब रिकार से भिन्न होना चाहिए। बात समझ में आई, रिकार से भिन्न होना चाहिए, इतना आप अभी समझ के रखिए, प्रकृति में इतने की आवश्यकता है, ठीक। बाकी अर्थ आप पूरा देख लीजिएगा, यदि न समझ में आए तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो अभी देखिए देवदत्त में जो दे का द का बाद एकार है,
वो दीर्घ है कि नहीं, मतलब गुरु है कि नहीं है? है। वो अंत्य में है कि अनंत्य है? अनंत्य हो गया। वो रिकार है कि रिकार से भिन्न है? रिकार से भिन्न है। तो सब मिल गया, तो वहां पर क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता, देवदत्त हो जाता है। ठीक है ना? होता है कि नहीं होता? देवदत्त ऐसा हो जाता है। ठीक। अब देखिए यहाँ क्लिप्त शिखा है आपका, क्या है? क्लिप्त शिखा। क्लिप्त शिखा, ठीक है ना? हाँ यही है क्लिप्त शिखा। यहाँ पर देखिए क्या क्या है आपका, ये क्लिप्त में जो लरी है वो क्या है आपका? अंतिम में है कि अनंत्य? अंत्य है कि अनंत्य है? अनंत्य है ना? ठीक है ना? अंतिम में नहीं है, कहने का तात्पर्य बीच में है, मतलब अंतिम में नहीं है, तो ये मिल गया। और गुरु वाला जो है ना, वो देखिएगा थोड़ा अर्थ आप वहां का देखेंगे ना, तो उसमें आता है गुरु जो है वो ना हो तब चलता है, ऐसा कुछ करके आया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार सूत्र का अर्थ अवश्य देख लीजिएगा। मैं अभी केवल प्रकृत प्रसंग में जितना संबद्ध है उतना ही केवल बता रहा हूँ, आप लोग एक बार अच्छी तरह से उसका अर्थ देख के बाद में करिएगा, क्योंकि उसका अर्थ अभी देखने जाएंगे ना तुरंत, तो अभी पहले ढूंढने में आप आधा घंटा लगा देंगे, फिर उसको समझाने में घंटा लग जाएगा। इसलिए उसका अर्थ एक बार महाराज जी, खास ये लोग तो प्राय सब लोग जानते हैं, वृत्ति याद होगी सब लोगों को, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है ना विवेक? जी अर्थ थोड़ा आप करवा दीजिएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ देखो अनंत्य है कि नहीं? अनंत्य है। ठीक। और उसके बाद कैसा होना चाहिए? रिकार से भिन्न होना चाहिए। अब देखो ये जो क्लिप्त का री है, री, ये रिकार से भिन्न है कि नहीं है, ये बताओ। अब देखिए रिलरी वर्णियों मिथा सावर्णियम वाच्यम दोनों की जब सवर्ण संज्ञा होगी तो उसका भेद रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो रिकार से भिन्न नहीं हुआ ना, ये तो रिकार ही हो गया, रिकार से भिन्न नहीं हुआ। ठीक है ना? रिकार से भिन्न नहीं हुआ। जब रिकार से भिन्न नहीं हुआ तो यहाँ पर गुरोर नुतो नंतस्याप्येकैकस्य प्राचाम से प्लुत हो सकता है क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो रिकार से भिन्न जो होगा उसी को करेगा। देखिए गुरु वाला प्रश्न आप जो सोच रहे, थोड़े किसी को मस्तिष्क में आया होगा कि गुरु तो नहीं है, वैसे ही वारण हो जाए, मतलब वैसे भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो उसको देखिएगा, गुरु का वो वैकल्पिक कुछ दिया है वहां पर, थोड़ा उस सूत्र को अच्छी तरह से देखिए। अभी जो बता रहा हूँ उसमें ध्यान दीजिए। तो है यहाँ पे हैं? गुरु है, सही कहा महाराज जी। ठीक, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। संयोगी गुरु एक है ना सूत्र, सही बोले, बहुत अच्छे महाराज जी, धन्यवाद। तो संयोगी गुरु देखिए, रिकार के बाद प आधा है, हाँ उधर ही ध्यान नहीं दिया मैंने, लेकिन हाँ, और वो सूत्र में थोड़ा ये विचार भी बहुत सारा किया गया वहां पर, वो कृष्ण में भी बहुत अच्छा बहुत विचार किया है, तो थोड़ा देखिएगा, उधर समझ में आएगा आप लोगों को। लेकिन प्रकृति में तो गुरु है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, मेरा ध्यान नहीं था, क्षम्यता। तो री बाद को आधा है तो गुरु है, तो गुरु हो गया। और री जो है वो अनंत्य है कि अनंत्य है ना? अंतिम में नहीं है, तो अनंत्य भी हो गया। लेकिन रिकार से भिन्न नहीं हो रहा है, रिकार ही वो सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है ना? अब जब तो यहाँ पर प्लुत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो रिद भिन्न को ही करता है, ये तो रिकारी है, तो क्लिप्त शिखा नहीं बनेगा। और हमको बनाना था, हमको अभिष्ट था वहां प्लुत करना, क्लिप्त शिखा वहां प्लुत करना क्या था? अभिष्ट था। ठीक है ना? हमको करना था वहां प्लुत, लेकिन हो नहीं पाया, तो अब क्या करना पड़ेगा? इसलिए अब देखिए, जब आप कह देंगे रिलरी वर्णियों मिथा सावर्णियम वाच्यम, ये क्या है? अनित्य है। क्या है? अनित्य है, मतलब हमेशा उसकी सवर्ण संज्ञा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस प्रसंग में यहाँ पर सवर्ण संज्ञा नहीं हुई, मानिए, ठीक है ना? सवर्ण संज्ञा नहीं हुई, तो अब जो क्लिप्त शिखा रिकार है वो रिकार से भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, क्योंकि अब अनित्य कहा ना आपने जी। हमेशा के लिए सवर्ण संज्ञा हो ऐसा नहीं, कभी नहीं भी होती है, अनित्य का यही तात्पर्य है ना। तो रिकार की सवर्ण संज्ञा अनित्य है, जब अनित्य है तो यहाँ पर मान लीजिए सवर्ण संज्ञा नहीं हुई, तो क्लिप्त शिखा का जो री है वो रिकार से भिन्न हो गया कि नहीं हो गया?
हो गया। जब हो गया तो यहाँ प्लुत हो सकता है, क्लिप्त शिखा हो जाएगा, जो कि हमको बनाना था। बात समझ में आई? एक बार फिर से देखेंगे। रिल प्रश्न क्या था? रिल रिक में री से भिन्न रिकार का उपदेश करने की क्या जरूरत थी, जबकि रिकार का सवर्णी होने के कारण, रिल वर्णियों मिथा सावर्णियम वाच्यम से सवर्ण संज्ञा हो जाने के कारण रिकार से रिकार का बोध हो ही जाता, तो पृथक रिकार का उपदेश क्यों किया गया? ये आपकी शंका थी। अब उसका उत्तर क्या दिया गया कि रिकार का भिन्न ग्रहण करने से क्या निकल रहा है? रिल्ली वर्णियों मिथा सावर्णियम वाच्यम ये अनित्य है। रिल्ली वर्णियों हो सावर्णियम वाच्यम, ये जो वार्तिक है मेरे से मिथा निकल जा रहा है, ठीक है ना? मिथा नहीं है ना, सूत्र वार्तिक में नहीं है ना मिथा? है तब तो ठीक है। चलिए, रिल्ली वर्णियों हो मिथा सावर्णियम वाच्यम, ये जो वार्तिक है क्या है? अनित्य है, ठीक है ना? ये कहाँ से निकला? रिकार का पृथक उपदेश करने से। क्योंकि यदि नित्य होता, समझिए, यदि नित्य होता तो पृथक उपदेश करने की कोई जरूरत ही नहीं थी रिकार का, ठीक है ना? पृथक रिकार का उपदेश करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, ठीक हुआ? चलिए, तो पृथक उपदेश करने से हुआ क्या? तो इससे ये निकला कि रिल्ली वर्णियों मिथा सावर्णियम वाच्यम, ये वार्तिक क्या है? आपका अनित्य है। ये बात आई। अब अनित्य है तो अनित्य, आपने कहा अनित्य है, इसे ज्ञापित हुआ, तो इसका फल क्या है भाई? फल बताना पड़ेगा ना, फल बताना पड़ेगा ना, ठीक है ना? तो फल क्या है? तो फल उन्होंने क्या बताया? क्लिप्त शिखा में प्लुत हो जाए। गुरोर लुतो नंतस्याप्ये कैकस्य प्राचम, यह सूत्र से क्लिप्त शिखा में लृ को प्लुत हो जाए, इसलिए हमने क्या माना? अनित्य मानना जरूरी है। फल आया कि नहीं आया? ठीक है ना? उसमें क्योंकि यदि नित्य आप मानते, नित्य यदि रहता सावर्णीय वो दोनों का, रिकार रिकार का, तो यहाँ पर ये जो क्लिप्त का री है वो रिकार से भिन्न होता ही नहीं होता, तो अनृत होता ही नहीं, रिकार से भिन्न होता ही नहीं, तो यहाँ पर प्लुत नहीं हो पाता, वो तो रिकार से भिन्न को ही करता है, ठीक है ना? चलिए, तो ये उसका प्रयोजन हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अनित्यता का ज्ञापन किससे किया? ये अनित्य ज्ञापित क्यों, कहाँ से हुआ कि अनित्य है? कहाँ से ज्ञापित हुआ? रिकार का पृथक उपदेश करने से ज्ञापित हुआ। ध्यान देंगे सही से, वो तो फल था भाई। क्लिप्त शिखा थोड़ा ज्ञापित कर रहा है कि ये अनित्य है, वो तो फल है अनित्य कहने का, ठीक है ना? ध्यान दीजिए, ज्ञापन कौन कर रहा है? मतलब ये कहाँ से निकल रहा है कि ये अनित्य है? रिकार का पृथक उपदेश करने से ज्ञापित हो रहा है। क्या ज्ञापित हो रहा है? कि रिल्ली वर्णियों हो मिथा सावर्णियम अनित्यम, ये अनित्य है, ठीक है ना? नित्य नहीं है। बात समझ में आई? अब इसको ऐसा करने का फल क्या हुआ? तो क्लिप्त शिखा में प्लुत हो गया, ठीक है ना? यही फल, वरना प्लुत नहीं हो पाता, ये फल है। अब एक बात आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा शुरुआत के हैं इसलिए बताना जरूरी है। आप लोग ज्ञापन में नहीं समझ रहे बात को, ठीक है ना? ज्ञापन ज्ञापक ये सब नहीं समझ रहे कि ज्ञापन ज्ञापन क्या कर रहे हैं। तो देखिए, एक मैं आपको दृष्टांत में बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। उसी के अनुसार थोड़ा ये ज्ञापन वाला है हमारा यहाँ व्याकरण में। ऐसा शायद वेदांत में चाहे तो न्याय में ये सब नहीं चलता है, ठीक है ना? ऐसा ज्ञापन वाला नहीं आता ना महाराज जी। कहीं आता है क्या? ज्ञापन कर दिया व्यर्थ हो गए ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? वहाँ व्यर्थ होता है तो फिर व्यर्थ ही होता है, हमारे यहाँ व्यर्थ होता है तो फिर कुछ ज्ञापन कर देता है। चलिए, ये देखिए, मान लीजिए एक प्रकोष्ठ में आप हैं सब लोग, ठीक है ना? प्रकोष्ठ में एक ही दरवाजा है, उसको आपने अंदर से लॉक कर दिया, ठीक? अंदर एक बिल्ली भी है, क्या है? अंदर एक बिल्ली भी है। अब वो बिल्ली है, उसको आप यदि डंडा लेके मारेंगे तो वो क्या करेगी बताओ? दरवाजा बंद है, बताओ यस, तुम बताओ। वो हमें फिर हमारे पास आकर क्या प्यार करेगी आपको? नहीं, नाखून से हाँ, मारेगी ना, सामने काट लेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मारेगी सामने भाई, प्रत्युत्तर देगी आपको। यदि आप डंडा उठाते उसके ऊपर तो वो फिर छोड़ेगी नहीं, वो ऐसा मारेगी कि मतलब आप भी याद रखेंगे,
फिर चाहे भले उसको आप मार दे डंडा मार के, लेकिन याद रखेंगे कि बिल्ली कभी गिल्ली के साथ कभी सामना हुआ था बिल्ली के साथ, ठीक है ना। ऐसा तो वो कर देगी, करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है ना। यदि मान लो दरवाजा खुला हो तो क्या करेगी, आपके हाथ में डंडा है, वो क्या करेगी, तब तो निकल के भाग जाएगी, ठीक है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ भी ऐसा है, जैसे मान लिए कोई चीज व्यर्थ होती है ना, तो फिर उसके पास एक अद्भुत सामर्थ्य आ जाता है। क्या आ जाता है, सामर्थ्य आ जाता है, और सामर्थ्य से कुछ ज्ञापित कर देता है। और क्या करता है, कुछ बताता है कि ये मतलब व्यर्थ होकर वो उसमें कुछ सामर्थ्य आया। जैसे वो बिल्ली में भी सामर्थ्य आता है ना, उसको भी पता चल गया भाई दरवाजा बंद है, अब तो मरना ही है, निश्चित है। जब सामने वाले के हाथ में डंडा है तो मार के ही क्यों ना मरे, ऐसा वो भी सोचेगी कि नहीं सोचेगी। तो फिर उसके पास वो जब पंजा मारेंगे ना ऐसे समय में, तो वो कुछ अलग प्रकार का ही रहेगा, मतलब वो अच्छा घाव करेगा, नहीं करेगा। एक बार ना ऐसा समझ में आए तो एक बार प्रैक्टिकल भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्ली तो मिल जाएगी, अभी घर पे ही सब लोग है, ठीक है ना। तो एक आध बार देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि कितना उसका जोरदार प्रहार होता है, ठीक है ना। तो उसके पास क्या होता है, अद्भुत सामर्थ्य आ जाता है, और उससे वो ऐसा प्रहार कर देगी कि मतलब घायल तो कर ही देगी। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी है, कोई पद हो चाहे सूत्र हो, जब व्यर्थ होता है ना तो उसके पास एक सामर्थ्य आता है। क्या आता है, उसके पास सामर्थ्य, वो सामर्थ्य से वो कुछ ज्ञापित कर देता है ना। वो जब ज्ञापित कर देगा तो फिर वो संतुष्ट हो जाएगा, मतलब चरितार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, तो इतना चलिए, इसी तरह का ज्ञापन का इसी दृष्टांत के आधार पर कुछ कुछ मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए, ज्ञापन समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए, व्यर्थम सन ज्ञापयति, ऐसे शब्द आप लोगों ने सुना होगा बहुत जगह कि भाई व्यर्थ होके ज्ञापित किया, ऐसा कहते हैं ना। तो एक पंक्ति है, आप लोग लिख लीजिए ताकि समझने में सरल रहे। ज्ञापकम, ज्ञापकम लिख लीजिए। तदेव वरम, वरम, वरम मतलब श्रेष्ठम होता है ना जी, वही वरम है। ज्ञापकम तदेव वरम मतलब तदेव श्रेष्ठम वरम यत स्वांशे, स्वस्य अंशे स्वांशे, स्वांशे लिखिएगा, स्वांशे चरितार्थम। क्या कहते हैं, स्वांशे चरितार्थम, ठीक। वचन सिद्धि, नहीं रुकिए, फिर से बोलिए क्या लिखा अभी। ज्ञापकम तदेव वरम यत् स्वांशे चरितार्थम वचन सिद्धि, वचन सिद्धि फलम अन्यत्र, फलम अन्यत्र, ठीक है ना। देखिए, ज्ञापकम तदेव वरम यत स्वांशे चरितार्थम वचन सिद्धि फलम अन्यत्र। समझ में आया जी। हाँ, इसका अर्थ क्या है, तो ज्ञापक वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम ज्ञापक है कि जो ज्ञापन करने के बाद कुछ क्या होता है, वचन सिद्धि होती है, मतलब कुछ वचन की सिद्धि होती, कुछ वचन निकलता हो। बात समझ में आई जी, ठीक। वचन सिद्धि उसके, और क्या कहा, स्वांश से चरितार्थ, और फिर ज्ञापन करने के बाद वो फिर स्वांश में, अपने अंश में चरितार्थ होना चाहिए, उसके बाद फिर वो चरितार्थ होना चाहिए। पता फिर ये ना हो कि बाद में भी व्यर्थ ही हो रहा है, तब नहीं चलेगा। अभी तो क्या होना चाहिए, चरितार्थ होना चाहिए। और तीसरा क्या, फलम अन्यत्र, और अन्यत्र फल मिलना चाहिए कुछ उसका, ठीक है ना। जो उसके द्वारा वचन सिद्धि हुई उसका फल कुछ मिलना चाहिए अन्यत्र, ठीक। इतना समझ में रखिए। अभी देखिए, यहाँ देखेंगे तो समझ में आएगा। ऋलऋक है, ऋलऋक में आप लोग जानते हैं वार्तिक ऋकार ऋकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तो ऋकार के उपदेश कर देने से ही ऋकार का बोध हो जाएगा। क्या, ऋकार के उपदेश कर देने से ही ऋकार का भी बोध हो जाएगा, बोध हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऋकार का पृथक उपदेश करना व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यस।
बोल जी, पाओगे? व्यर्थ हुआ। क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। कैसे व्यर्थ हुआ? फिर से बोलो। ऋकार का उपदेश ढूल वर्ण और मिथ सावर्ण्यम वाच्यम से रु और ड्रू की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, तो यहाँ रु और ड्रू में ड्रू का पृथक ग्रहण हो तो व्यर्थ हो गया। ऋकार का उपदेश कर देने से ही ऋकार का ग्रहण जो किया, उपदेश जो किया, वो व्यर्थ हो गया ना? जी, क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी, ऋकार कह देने से ही उसका बोध हो जा रहा है, तो व्यर्थ हुआ ऋकार का उपदेश। जी, तो व्यर्थ हो गया। जब व्यर्थ हो गया तो वो क्या करेगा? कुछ ज्ञापन करेगा, ठीक है ना? अब उसके पास कुछ ऐसा सामर्थ्य आएगा अलग प्रकार का कि वो मतलब ऐसा कुछ काम करेगा कि जिससे कुछ ज्ञापन निकले, ठीक है ना? तो ऋकार का जो उपदेश किया गया, ऋकार से पृथक ऋकार का उपदेश किया गया, वो व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये समझे कि नहीं समझना है? जी, ऋकार का उपदेश व्यर्थ हुआ, वही व्यर्थ होकर के ज्ञापन कर रहा है। ध्यान देंगे, वही व्यर्थ होके क्या कर रहा है? ज्ञापन कर रहा है, ठीक है ना? क्या ज्ञापन कर रहा है? तो देखिए, रुल्री वर्णयो मिथा सावर्ण्यम अनित्यम। क्या? रिली वर्ण का ऋकार और ऋकार की जो परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है वो अनित्य है, ये ज्ञापन किया। जी, किसके द्वारा ज्ञापन हुआ? यस, ध्रुव के पृथक कहने से। हाँ, ध्यान, सही बोला, सही बोला। ऋकार के पृथक उपदेश कर देने से, ठीक है ना? ऋकार से पृथक ऋकार का उपदेश कर देने से क्या ज्ञापित हुआ? सावर्ण्यम अनित्यम है। ये, हाँ, ये मिथा सावर्ण्य जो है सवर्ण संज्ञा, वो क्या है? अनित्य है। यही क्या आपकी वचन सिद्धि हुई? यही वचन सिद्धि हुई, यही वचन निकला ना, यही ज्ञापन किया, यही वचन सिद्धि। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी, ठीक है ना? यही ज्ञापित किया गया। समझ में आया? अब देखिए, अब जब वचन सिद्धि जब हो जाए, मतलब अब क्या होना चाहिए? शाम से चारितार्थ्य आना चाहिए। अब ऋकार का चारितार्थ्य आना चाहिए पृथक उपदेश करने का। अभी भी व्यर्थ रहेगा तो गड़बड़ कहा जाएगा ना कि भाई आपने ज्ञापन करके भी तो क्या किया? व्यर्थ ही तो रहा, ठीक है ना? इसलिए देखिए, अब चारितार्थ्य आएगा। अब जब आपने कह दिया कि ऋकार और ऋकार की परस्पर में क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है, वो अनित्य है, ये कह दिया ना। अब जब अनित्य है तो जरूरी नहीं कि हमेशा ऋकार ऋकार का बोध कराएगा, करेगा ही करेगा, कराएगा ही करेगा, नहीं है ना ऐसा जरूरी। अब जो ऐसा कोई नियम तो नहीं रहा कि मतलब ऋकार कह देने से ऋकार का बोध हो ही सब जगह, ऐसा तो नहीं रहा। जब नहीं रहा तो अब ऋकार का पृथक उपदेश करना जरूरी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखिए, स्वाम से चारितार्थ आया, मतलब वो स्वयं अब चरितार्थ हुआ, अब व्यर्थ नहीं हो रहा। पहले तो व्यर्थ हो रहा था, ठीक है ना? कि ऋकार कह देने से ही ऋकार का बोध हो गया, तो पृथक ऋकार का उपदेश करना व्यर्थ था, ठीक है ना? तो व्यर्थ हो रहा था, चरितार्थ नहीं हो रहा था ना, वहां पर व्यर्थ हो रहा था। अब उसके बाद हमने व्यर्थम सन ज्ञापयति, ऋकार का पृथक उपदेश किया, वो व्यर्थ हुआ, वही व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है। क्या ज्ञापन करता है? कि रिलरी वर्णियो मिथा सावर्ण्यम अनित्यम, ठीक है ना? ऋकार और ऋकार का परस्पर में जो सवर्ण संज्ञा है वो क्या है? अनित्य है। ये क्या हुआ? ज्ञापित हुआ, यही ज्ञापन है, ठीक है ना? समझ में? यही वचन सिद्धि भी कह सकते, यही वचन सिद्धि है कि भाई रिलरी वर्णियो मिथा सावर्ण्यम अनित्यम। क्या वाच्यम होंगे पंडित सब? अनित्यम, अनित्य, यही ज्ञापन किया ना, अनित्य ज्ञापित हो गया। जब ये ज्ञापन कर दिया, ध्यान दो यस, जब ये ज्ञापन कर दिया, अब ऋकार का पृथक उपदेश करना जरूरी है कि नहीं है? अभी जरूरी है, अभी जरूरी है, क्योंकि हमेशा के लिए ऋकार ऋकार का बोध कराए ऐसी कोई बात नहीं। अब तो अनित्य कर दिया उनकी सवर्ण संज्ञा को, तो अब ऋकार कह देने से हमेशा ऋकार का बोध हो ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, ऐसा कोई नियम तो नहीं रहा। अब अनित्य कर दिया आपने उसको, तो अब क्या हुआ? ऋकार का पृथक उपदेश करना जरूरी है, करना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या हो गया? स्वांश में चारितार्थ्य हो गया। जो पहले व्यर्थ हो रहा था वो अब चरितार्थ हो रहा है अपनी जगह, ठीक है ना? समझ में आया? तो स्वांश से चारितार्थ्य हो गया, वचन सिद्धि हो गई। क्या वचन की सिद्धि हुई?
वो ढुलड्रु वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम अनित्यम है, वही ये भी वचन सिद्धि हुई, ठीक है ना। अब फलम अन्यत्र, अभी ये जो वचन सिद्धि हुई उसका फल दूसरी जगह होना चाहिए। कोई फल बताइए इसका, ऐसा करने का फल क्या हुआ, ऐसा करने का फल क्या हुआ, कोई पूछेगा ना। तो फलम अन्यत्र, अन्यत्र फल बताना है, तो फल भी आपको बता सकते हो। यस, वो एक उदाहरण है कृत शिखा, उसमें प्लुत करना है, उसमें प्लुत करना है, बस यही फल है, यही फल है बस। उसका फल क्या है, क्लिप्त शाखा में लिकार को प्लुत हो जाए, बस यही उसका फल है। समझ में आया। क्योंकि जब तक रिल्ली वर्णियों मिथा सावर्णियम की अनित्यता नहीं होगी तब तक वहां प्लुत नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए यदि वो नित्य रहता है, उनकी सवर्ण संज्ञा नित्य रहती है, तो क्लिप्त शिखा में दीर्घ होगा, मतलब प्लुत होगा, गुरु और अनुतोन, क्योंकि वो रिकार से भिन्न को प्लुत करता है। ये तो रिकार ही हो जा रहा है क्योंकि सवर्ण संज्ञा तो नित्य है, इसलिए प्लुत नहीं हो पाएगा। जब आपने कह दिया वचन सिद्धि हुई, क्या हुई कि भाई रिल्ली वर्णयो हो मिथा सावर्ण्यम अनित्यम, ठीक है ना। जब अनित्य कह दिया तो अब क्या हो गया, आपका क्लिप्त शिखा में जो री है वो रिकार से भिन्न हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया ना भिन्न। हाँ, जब भिन्न हो गया तो गुरु अनुतोनन्तस्याप्येकैकस्य प्राचाम सूत्र से क्या हो जाएगा, उसका प्लुत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्लिप्त शिखा ऐसा बन जाएगा। तो फल मिला कि नहीं मिला, अन्यत्र क्लिप्त शिखा में जो प्लुत किया गया लरी को, वही उसका फल है, ठीक है ना। तो तीनों चीज मिल गए, स्वाम से चारितार्थी हो गए। मतलब जब ज्ञापन कर दिया कि भाई उनका अनित्य है सवर्ण संज्ञा की, तब क्या हो, अब ऋकार का पृथक उपदेश करना जरूरी है, ठीक है ना, जरूरी है। जब जरूरी है तो मतलब श्वास में उसके चरितार्थता हो गए, चरितार्थ हो गया, अब व्यर्थ नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा, ठीक है ना। दूसरा वचन सिद्धि, वचन सिद्धि भी हुई, क्या रिल्ली वर्णयो हो मिथा सावर्ण्यम अनित्यम, ये हो गया। और तीसरा क्या बताया, फलम अन्यत्र, मतलब अन्यत्र फल होना चाहिए इस ज्ञापन का। क्या फल है अन्यत्र, तो क्लिप्त शिखा में गुरु अनुतोनन्तस्याप्येकैकस्य प्राचाम से ऋकार को प्लुत हो जाना, यही फल है, अन्यथा नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो तीनों, तो ये तीनों चीज मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए। तो ये जो ज्ञापक है आपका, ज्ञापक कौन हुआ है, ज्ञापक, ध्यान देना, यस तुम बोलो, ज्ञापक कौन हुआ है इस पूरे का, वो रू है, वो ली का पृथक उपदेश, ये सब बोलो। ली क्या होता है, ली का जो पृथक उपदेश किया गया, रिकार से पृथक रिकार का उपदेश किया गया, वही ज्ञापक है, ठीक है ना, वो ज्ञापक है। तो वो अब वरम, ठीक है ना, मतलब श्रेष्ठम, उत्तम है, मतलब ये ज्ञापक श्रेष्ठ है, वर है, ठीक है ना। वरम ज्ञापकम तदेव वरम यत् स्वाम से चरितार्थम, मतलब ज्ञापन कर देने के बाद फिर उसका स्वांश में चरितार्थता भी होनी चाहिए। पहले तो व्यर्थ हो रहा था, व्यर्थ हो रहा है इसीलिए तो व्यर्थन संज्ञापयति, मतलब व्यर्थ हुआ इसीलिए तो ज्ञापन किया है। अब जब ज्ञापन कर दिया उसने कि भाई अनित्य है, तब फिर उसकी चरितार्थ होना चाहिए। अब बाद में भी चरितार्थ नहीं हुआ तो क्या मतलब फिर, ठीक है ना। तो फिर क्या होना चाहिए, स्वाम से चारितार्थी आना चाहिए, वचन सिद्धि होनी चाहिए और फलम अन्यत्र होना चाहिए। तो ये ज्ञापक तीनों मिल गया ना, ये जो ज्ञापक है उसमें तीनों मिल गया। जब तीनों मिल गया तो फिर ये ज्ञापक श्रेष्ठ है, मतलब ये ज्ञापक माना जाएगा। एक की भी न्यूनता होती है तो फिर ज्ञापक नहीं माना जाता, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों में से एक भी चीज नहीं है, मान लीजिए कोई और फल नहीं मिला तो फिर वो ज्ञापक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समझेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अभी इतना समझ में आ गया। ज्ञापक, ज्ञापक यहाँ कौन हुआ, ये भार्गव, ज्ञापक ऋकार पृथक उपदेश। हाँ, ऋकार से भिन्न, ऋकार का जो पृथक उपदेश किया गया वही क्या है आपका, ऋलिक में ऋकार का पृथक उपदेश, यही ज्ञापक है। किसका ज्ञापक हुआ, वो क्या ज्ञापन किया उसने, अरे ज्ञापन जो करता है उसी को तो ज्ञापक कहते हैं। तो इसने क्या ज्ञापन किया, यही ज्ञापन किया ना। ज्ञापित क्या किया भाई, ज्ञापित ज्ञापन एक ही बात है, ज्ञापन क्या किया मतलब ज्ञापित क्या किया, किस चीज का बताया उन्होंने, उसने तो रिल्ली वर्णियों की जो मिथा सावर्ण्य है वो अनित्य है, यही बताया ना, तो यही ज्ञापन हुआ, ठीक है ना। ध्यान देंगे, ज्ञापन करने वाले को ज्ञापक कहते हैं।
तो ज्ञापक जो होगा वो कोई ज्ञापन करेगा ना, किसी चीज को बताएगा ना वो। ठीक है ना। चलिए, तो यही बात है। चलिए फिर तो ये थोड़ा अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा, कोई कठिन बात नहीं है। शुरुआत में अलग ही लगता है, अभी लगा ये सब बातें कहाँ आ गई भाई, ज्ञापन ज्ञापक ज्ञापक, अभी तक सुने कभी? यस, नहीं सुना। बताओ, ये ऋग्वेद में ही आता है, यहीं से उठाना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, तो अभ्यास थोड़ा हो जाएगा ना धीरे धीरे। ये सब काले, एक बात ध्यान दीजिए, अभी ऐसा मत समझिए कि मतलब ये सब कहाँ से नया नया आ गया, कैसे समझ में आएगा, ये तो बहुत कठिन होता जा रहा है। ये नहीं, काले न पच्यते विद्या, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना। जब वो समय होता है ना, थोड़ा समय जाता है तो फिर वो क्या होता है, विद्या का वो होता है, मतलब पचती है। ऐसे नहीं मतलब एक दिन में कोई पढ़ के थोड़ी ना विद्वान हो जाता है, सालों की मेहनत लगती है भाई, तब जाके कुछ आता है विद्वान, मतलब कुछ आता है, ये नहीं कि सब कुछ आता है। ठीक है ना। तो ये होता है। तो काले न पच्यते विद्या, इसकी ध्यान रखना ही, इसको तो हमेशा दिमाग में रखना। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो भाई अरे ये कब समझ में आएगा, इतना बड़ा ग्रंथ है कैसे आएगा, तो काल से सब समझ में आ जाता है। ठीक है ना। बस आपको निरंतरीय बनाए रखना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे औषधि लेने में डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ 3 चीजें चाहिए ना, है ना। वहाँ जब वो 3 चीजें रहती है तभी क्या हो सकता है आपका, वो मतलब रोग से मुक्ति हो सकती है, किसी भी इलाज हो सकता है। ठीक है ना। मतलब रोग से मुक्ति हो सकती है। तभी भी 3 चीज की क्या क्या जरूरत रखनी पड़ती है। एक तो है कि भाई वैद्य जो आपको औषधि दे, ठीक है ना, उसमें निरंतरीय बनाए रखना पड़ता है। ठीक है ना। उन्होंने जैसे आपको कहा कि भाई आप 15 दिन के लिए ये दवाई लीजिएगा, ठीक है ना। अभी दूर तो वैद्यों की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सही है वो, वरना तो 1-1 साल की दवाएं दे देते हैं, मतलब उसका तो मतलब बिक्री करने के लिए। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन जो सही है वैसे वैद्य के। ठीक है ना। तो उन्होंने मान लीजिए आपको कहा कि 15 दिन के लिए इस टेबलेट को आपको लेना है, ठीक है ना, इस दवाई को लेना है, तो उसमें निरंतर ये बनाए रखना पड़ता है। अब आप मान लीजिए आज लिए, फिर 2 दिन पता नहीं आप मतलब नाना के घर गए, नानी के कहाँ चले जाते हैं, तो फिर मतलब आप भूल गए कि क्या वो दवाई लेनी थी, तो रोग से मुक्ति होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि वो आपने निरंतरीय नहीं, तो उसमें निरंतरीय बनाए रखना पड़ता है। एक चीज आई। दूसरी बात, एक वैद्य में श्रद्धा रखना पड़ती है, श्रद्धा रखनी पड़ती है। ठीक है ना, कि भाई उन्होंने जो कहा वो सही है। अब आपको मान लीजिए वैद्य में श्रद्धा नहीं है, कहेंगे अरे ये तो मतलब क्या खिला देगा, वो खिला देगा, तो फिर दवाई नहीं लेंगे, अश्रद्धा हो जाएगी। तो जब दवाई नहीं लेंगे तो फिर रोग से मुक्ति होनी ही नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें श्रद्धा भी रखनी पड़ती है। तो ये बात हुई। और तीसरा क्या आता है, एक चीज और चाहिए, हाँ, धैर्य भी उसमें होना चाहिए। अब मान लीजिए, अब इसकी जगह कोई और शब्द आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको समझाना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक धैर्य भी चाहिए। धैर्य मतलब क्या, अब मान लीजिए उनको आपको 15 दिन के लिए सुबह शाम लेनी है, 30 गोलियां दी है कि 15 दिन में ले लीजिए। अब आप कहे कि मतलब अरे 30 गोलियां है ना, अरे 15 दिन कब हो गए, कब रोक जाएगा, मैं आज ही 30 से 30 खा लेता हूँ, ऐसा कोई सोच सकता है ना कि भाई अरे 15 दिन के लिए 30 गोलियां दी है, सुबह शाम एक एक खानी है, तो एक काम करता हूँ ना, आज ही 30 खा लेता हूँ। सुबह भोजन के बाद 10, दोपहर को भोजन के बाद 10 और शाम को भोजन के बाद 10, एक ही दिन में पूरा बुखार निकल जाए, रोग निकल जाए। ऐसा करेगा तो होगा क्या? नहीं होता है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे तो रिएक्शन हो जाएगा, कहीं मतलब और कुछ हो जाएगा, शायद मर भी सकता है। 15 गोली 30 गोलियां खा जाए तो नहीं मर सकता है, मर जाएगा भाई, मुंह फूल जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा पूरा। तो ये सब समस्याएं होती है, इसीलिए ये सब बातें बनाए रखनी पड़ती है ना। 3 चीज, एक तो निरंतरीय कि भाई दवाई लेनी है तो हर रोज लेनी है। दूसरा की हाँ, श्रद्धा रखनी पड़ती, और एक धैर्य रखना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब एक ही साथ सब खा लिए। उसी प्रकार इसमें भी ये 3 चीजें चाहिए। ठीक है ना। निरंतरीय चाहिए। कोई ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो मतलब ये हुआ कि अब 2 दिन पढ़े, 5 दिन नहीं पढ़े, फिर 10 दिन पढ़े, 20 दिन नहीं पढ़े, ऐसा होता है ना।
किसी मतलब ऐसा सब हो जाता है कभी कभी, मतलब परिस्थिति ऐसी आ जाती है, कभी किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारे यहाँ एक है, अब नाम नहीं लूंगा, शायद वो इसको सुन भी सकते हैं बाद में तो गड़बड़ हो जाएगा लेकिन ये वो आदमी ऐसे है, जैसे वो कहते हैं कि मुझे पाठ में आना है, तो मैं कहता हूँ चलिए आइए, तो वो आते हैं वहां पर बनारस में, है ना। तो आप लोग नहीं जानते, शायद ये लोग जानते हो, तो हाँ जानते ही, बाकी करण और विवेक लोग। तो वो 5 दिन के लिए आते हैं, शायद समझ आए, 5 दिन के लिए आते हैं, फिर कहेंगे अरे मुझे वो कथा करने जाना है, वो करने जाना है, क्या क्या करना है। तो फिर 10 दिन नहीं, पता ही नहीं चला, फिर आए जब वो पूरा मतलब तर्क संग्रह खत्म होने वाला, तब आए कि अरे मुझे तो पढ़ना था, क्या था। फिर कहेंगे अरे मुक्तावली में बैठिए, तो 10 दिन आएंगे, फिर कहेंगे अरे मुझे थोड़ा वो काम है, वो काम है। तो मतलब ऐसे चलता है उनका, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, मतलब विद्या आएगी क्या? अज्ञान से मुक्ति नहीं होगी ना, वो तो फिर रोगी ही रहेंगे सब, ठीक है ना। तो इसलिए तो निरंतर्य चाहिए। उसी तरह यहाँ पर भी अध्ययन में भी दूसरा श्रद्धा चाहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, में तो है ही ना। अब मान लीजिए आपको, आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, कहीं भी आप जब सब जगह अलग अलग जगह, अब वहां पर आपको मान लीजिए कोई गुरुजनों में, वहां जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं वहां यदि आपको श्रद्धा नहीं है मान लीजिए, तो कभी भी आएगा वो ग्रंथ? नहीं है। यदि आपको उनको वही दुर्गुण ही दिखते हैं आपको कि भाई अरे वो तो कैसे है, मतलब वो मतलब पान खाते खाते पढ़ाते हैं, या तो वो करते करते पढ़ाते हैं, या तो बहुत डांटते हैं, या तो कुछ करते हैं, या तो जो कोई भी कहते हैं, है ना। ऐसे यदि उनमें अश्रद्धा होगी तो कभी विद्या आएगी? कभी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वही श्रद्धा चाहिए उसमें भी, जैसे वैद्य में चाहिए वैसे इधर भी चाहिए, ठीक हुआ। फिर तीसरे नंबर में क्या आया कि धैर्य चाहिए, ठीक है ना। अब आपको लगे कि जैसे आपको अभी ये ज्ञापक वाला समझाया, आप कहे अरे मुझे आज शाम तक मैंने सिद्धांत कौमुदी खत्म कर देनी है, ये क्या कर रहे हैं, अरे वो लिखी अभी पढ़ा रहे हैं, अभी तक तो मेरी हो जानी चाहिए पूरी सिद्धांत कौमुदी, तो सर की नसें फट जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ऐसा काम भी नहीं चलता, जैसे उसमें भी रिएक्शन आता है ना, वैसे इसमें भी आता है यदि धैर्य नहीं बनाए तो। अब धैर्य का आप लोग गलत मत ले जाइए, धैर्य का मतलब ये मत करिए कि चलिए आराम से पढ़िए ना, आधा आधा घंटा कौन जल्दी, है ना, ये भी धैर्य नहीं कहा जाता, ठीक है ना। धैर्य का तात्पर्य इतना ही है कि मतलब ये नहीं होता है कि एक ही दिन में मतलब पूरा तर्क संग्रह पढ़ लिए, ये नहीं होता है ना, उसमें समय देना पड़ता है भाई, महीने का है, 2 महीने का है, ऐसे। तो इस तरह का धैर्य, ठीक है ना। धैर्य को आप लोग गलत लेंगे, मुझे समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए बताना पड़ा कि धैर्य से फिर ये ना हो चलिए आज सोते हैं, अब हो गया काम, 1 घंटा पढ़ लिया, अब कितना पढ़ेंगे, धैर्य भी तो होना चाहिए। ऐसा करके मतलब अभी खा के सोएंगे तो फिर हो गया काम, फिर ऐसे धैर्य नहीं कह रहा हूँ, धैर्य मतलब इस तरह का, ऐसा नहीं हो, और बोला मतलब इतना वो नहीं होना चाहिए कि मतलब जल्दी खत्म कर दे सब कुछ, जल्दी कुछ नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है, ठीक। चलिए, तो इतनी बातें इधर ध्यान रखिए, ये सब बातें बाहर से सीखने वाली, ये सब ऐसे ही बता दी, चलिए ध्यान रखिए। तो अभी क्या है आपका, ये ज्ञापन वाला है, तो इसका पाठ लगाएंगे थोड़े दिन और अभ्यास करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको बैठ जाएगा। अभी तो नए नए शब्द लग रहे हैं कि ज्ञापन क्या है, ज्ञापित क्या किया जाता है, क्या स्वाम से चारितार्थ है, क्या फलम अन्यत्र है। सब लोग पहली बार पढ़े तो ऐसे ही हुआ था, हम लोग भी जब पहली बार पढ़े तो हम लोगों को भी ऐसे लगा था कि अरे ये सब क्या आ गया है, 3 चीज है, फलम अन्यत्र क्या कह रहे हैं। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, धीरे धीरे आता है, ठीक। चलिए, तो अभी समझ में आ गया ऋकार का पृथक उपदेश करने का प्रयोजन, तो ये पूरा उसमें आप लोग समझ के रखिएगा, ठीक है ना। पाठ अच्छी तरह से लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए, ये हो गया। अब हम लोगों को विचार करना है, आगे आइए थोड़ा, रिल रिक ए ओंग आई औच, यहाँ तक हो गए, ठीक है ना। यहाँ तक जितने हैं उसमें अच जो प्रत्यार बनता है उसमें सब स्वर आते हैं ना, यू रिल री ए ओ, ये सब क्या है, स्वर है आपके, हाँ स्वर है। अयो तक, हाँ इसके बाद हल वर्ण हल सब चालू हुए है, ठीक है ना, व्यंजन सब, ठीक है ना। तो अयवरट से लेकर के, तो अब देखिए अयवरट यही है। अब देखिए आप कोई भी आप देखिए उसमें कौन वर्ण ऐसा आपको दिख रहा है जो 2 बार आया? हाँ, आप कोई भी वर्णमाला देखिए, चाहे कोई देखिए,
कोई भी वर्ण दो दो बार आता है क्या? नहीं आता। नहीं आता ना। अरे आप कलम का क पढ़े है ना, ठीक है ना? तो जो भी पढ़े है उसमें मतलब क दो बार आता है क्या? आगे भी फिर अंतिम में एक बार क दिखा देता है क्या? ऐसे पढ़ा नहीं आता। जैसे ABCD है, ABCD EFG A, ऐसा आता है क्या फिर से? हैं? A दो बार आता है क्या? B दो बार आया क्या? सब तो एक एक बार आया है, सब जगह ऐसा होता है। तो यहाँ पर कौन सा मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मतलब ह को दो दो बार लिख दिए हैं? ह को दो बार लिखे है ना, एक बार हयवरट में ह लिखे है और दूसरा हल में ह लिखे है। तो ये प्रश्न कोई पूछ देगा ना कि हयवरट में ह रखा है तो हल में क्यों रखा फिर, या तो हल में हकार रख दीजिए, हयवरट में क्यों रखा फिर, है ना? ये दो दो रखने की क्या, हकारः कथम द्विरुच्चार्यते, ठीक है ना? महाभाष्यकार आप लोग प्रत्याहारान्निक पढ़े होंगे, है ना? पढ़े होंगे, सुने होंगे तो नहीं होगा, लेकिन पढ़े होंगे तो फिर पता चलेगा। उसमें प्रश्न आया है, हयवरट जब द्वितीय आनिक है ना महाराज जी, प्रत्याहारान्निक, उसमें हयवरट सूत्र का जब व्याख्यान भगवान भाष्यकार चालू किए तो वहां पर उन्होंने पहला प्रश्न यही रखा, ननु कथम पुनः हकारस्य द्विरुच्चारणम क्रियते, ऐसा करके हकारः द्विरुच्चार्यते ऐसा करके उन्होंने प्रश्न किया। मतलब ये वर्ण समाम्नाय में इसमें दो दो बार अक्षर इसका हकार का ग्रहण क्यों किया गया चतुर्दश सूत्रों में? प्रश्न समझ में आया? ठीक है ना? या तो हयवरट का ह रखिए या तो हल का ह रखिए, एक रखिए, ये दो दो लगा के रखे हैं, मतलब पागल क्यों बना रहे सबको, ठीक है ना? तो अब बताना पड़ेगा ना हयवरट में हकार क्यों रखा, हल में हकार क्यों रखा, ये विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो देखिए पहला प्रश्न हयवरट का ह आता तो उसी में प्रश्न करते हैं कि भाई हयवरट का ह क्यों रखा, हल में ही ह रख दिए होते, हयवरट में ह न रखते तो सूत्र क्या बनते? 14 सूत्र बोलो। यस, अ इ उन रुल रुप ए ओं ऐ औच यवरट हाँ यमंगणनम। लण तो था ना, आम बोला मैं, ठीक बोला, लण यमंगणनम जभई जभई गडदश जबगडदश खपा ठठा टटटव कपई ससर और हल। हल, ठीक है ना? ऐसे ही बन जाता है, यवरट कर देते, हयवरट नहीं बनाते, हकार को निकाल देंगे तो, ठीक है ना? तो क्यों रखा गया हयवरट में हकार, ठीक है ना? एक ही हकार रख दीजिए हल में, ये प्रश्न है। एक बात ध्यान दीजिए, अभी जो अंतिम में जीपीएससी की परीक्षा हुई थी ना, जीपीएससी की, उसमें वो मतलब पहले लिखित परीक्षा होती है, वो लिखित परीक्षा है ना, उसके बाद मौखिक परीक्षा होती, इंटरव्यू जिसको कहते हैं आप लोग। तो मौखिक परीक्षा हुई पीछे अभी जो गई जीपीएससी, ठीक है ना, क्लास 2 वाली, तो उसमें हमारे सांदीपनी के भी थोड़े विद्यार्थी लोग थे जो दिए थे, ठीक है ना, जीपीएससी। तो बाद में मेरी उन लोगों से बात हुई तो वो लोग बता रहे थे वहां पर अब व्याकरण के छात्र हैं, देखेंगे वो डिग्री आपकी, जैसे आप इंटरव्यू में गए, ठीक, वहां पर तो आपका सर्टिफिकेट देखेंगे ना कि भाई आचार्य किससे किए है, शास्त्री किस विषय से किए है। तो वहां देखा जगह तो संस्कृत की ही थी, ठीक है ना? तो उन लोगों ने देखा कि भाई ये तो व्याकरण से है, तो अब पूछा प्रश्न उन्होंने। तो क्या प्रश्न पूछा सुनिएगा, प्रश्न था हयवरट में हकारस्य ग्रहणम किमर्थम, यही प्रश्न था, यही प्रश्न पूछा गया सीधे, और कुछ नहीं, हयवरट सूत्रे हकारस्य ग्रहणम किमर्थम, यही प्रश्न था, ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं, तो ये सब बातें ध्यान देने वाली है। आप ये नहीं है कि मतलब आप केवल मतलब पाठशाला में पढ़ाने जाएंगे तब भी ये सब चीज जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए आपका मतलब अब 1 से 7 में पढ़ाने जाना, आपको 1 2 3 ही पढ़ाना, तो फिर उसमें तो कोई जरूरत नहीं है, उसमें मैं नहीं कहूंगा कि जरूरत है, ठीक है ना? लेकिन यदि आपके विचारधारा थोड़ी उच्च है ना, और आप चाहते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ाने जाऊँ, और उससे भी चाहते हैं कि पाठशाला में या तो कोई गुरुकुल में पढ़ाओ, तब तो उसमें जरूरत पड़ती है वहां, चूंकि आपको ये सब पढ़ाना है। और मान लीजिए नहीं भी है और आपको है कि मैं जीपीएससी देके कोई कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओ, क्या क्या हो जाओ, ये सब है, यदि मान लीजिए ये भी आपकी सोच है, तो उसमें भी ये सब चीजें पूछी जाती है ना। ये क्या है तो बताइए, अब हयवरट में हकार का ग्रहण क्यों किया गया, वरना उसको कहाँ वहां जाके हयवरट के हकार को पढ़ाना है, वहां जाके उसको क्या पढ़ाना है, सामान्य लघु सिद्धांत पढ़ानी है,
सामान्य लघु सिद्धांत, उसमें ज्यादा आता ही नहीं। अरे वो बाहर के लड़के क्या समझेंगे, सब बातें नहीं समझेंगे ना, है ना। और दूसरा की ज्यादा बता अभिज्ञान शाकुंतल काव्य वगैरह ये सब भी पढ़ाना है उसको। तो लेकिन ये जो है आपका ये तो पढ़ा, लेकिन इंटरव्यू में पूछ दिया उन्होंने कि हैवरट के में हकार का ग्रहण क्यों, ऐसा पूछा जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य इसमें ही, इसलिए ये सब प्रश्नों को ध्यान रखे। यदि आप लोगों को ये सब परीक्षाओं की तैयारी भी यदि कर रहे हो या तो करना चाहते हैं भविष्य में, तो ये सब बातें ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए, तो हैवरट में हकार का ग्रहण क्यों हुआ, ये प्रश्न हमारा था, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका उत्तर क्या देंगे। तो 4 प्रत्याहार ऐसे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको हैवरट करके आपको तत्वबोधिनी में प्रतीक लेके कुछ लिखा है, वो पढ़ा देखिए सब लोग, निकालिए तत्वबोधिनी। जी निकाली सबने? जी जी हाँ देखिए, तत्वबोधिनी में जहाँ ऊपर एवं रिलरी के सब सूत्र हैं, उसके नीचे तत्वबोधिनी जो पहली टीका त करके दी है, उसके अंतिम 2 पंक्ति देखिए, हयवरड इति लिखा है कहीं? लिखा है जी। हाँ, हयवरड इति। यश मिला कि नहीं मिला? जी मिल गया। हाँ चलो, वही हयवरड इति, ये तो टकार अनुबंध अट संज्ञार्थ, ये तो आपने पढ़ ही लिया था। ये टकार अनुबंध अट संज्ञा के लिए है, ठीक है ना। अब उसके आगे पढ़िए, देखिए क्या लिख रहा है। हकारोपदेशस्तु अच अश हश इण ग्रहणेषु हकार ग्रहणार्थः। हाँ ये आया। देखिए, हैवरट में हकार का उपदेश क्यों किया गया, तो सीधा उसका उत्तर लिख रहे हैं। हकार का उपदेश तो किस लिए किया गया है, तो अट अश हस और इण, इन जो ये जो प्रत्याहार आपको 4 बताए गए, वो चारों प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो जाए, इसलिए हकार का उपदेश हैवरट सूत्र में किया गया। समझ में आया? देखिए, अट में कौन कौन वर्ण आता है, भार्गव तुम बताओ। अ ई उ रिल री ए ओ आई ओ ह य व र। ट को बोल दिया? नहीं हाँ या व र, ठीक है ना। ये तो ह आ गया ना जी। तो इसमें हकार का ग्रहण हो जाए, ठीक है ना। यदि ह नहीं रखते, हयवरट का ह न रखते, हल का ही ह रखते, तो अट प्रत्याहार में कभी हकार आता क्या? नहीं आता। नहीं आता। तो अट प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो जाए, ठीक है ना। अब अट प्रत्याहार में हकार को लेके क्या आपको काम है, न आए तो ऐसा भी, तो उसका उत्तर अभी एक एक का देंगे। लेकिन अभी आप पहले सामान्य रूप से इतना समझ लीजिए कि अट प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो जाए, इसलिए क्या रखा है, हकार हैवरट में हकार को रखा गया है, ठीक है ना। लग अश प्रत्याहार देखिए, अश में कौन कौन आता है, यश तुम बताओ, अश में कौन कौन आता है? अ ई उ रिल री ए ओ आई औ ह य व र ल य म ग ण न ज भ ख ढ ध ज ब ग ड द, इतने हैं, ठीक है ना। तो इन वर्णों को इसमें ह आ गया ना हैवरट का। यदि हैवरट में ह नहीं रखते तो अश प्रत्याहार में आता ह नहीं आता ना, तो उसमें ह आ जाए इसलिए रखा, ठीक है ना। एक फिर हस आया, हस में कौन कौन आता, गौरव तुम बताओ। अश में हस है, हस कहाँ आया, आप तीसरे में जाओगे कि नहीं जाओगे? हस हो गया हस। हाँ जी। ह य व र ल य म ग ण न ज भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ये है, ठीक है ना। अब हैवरट में ह नहीं रखते तो क्या होता, इस हर्ष में हकार का ग्रहण नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। और प्रत्याहार क्या बनता, प्रत्याहार हर्ष बन ही नहीं पाता, यश बनता। क्या बनता, यश। कौन सा प्रत्याहार बनता, तुम बताओ। यश जी कौन प्रत्याहार बनता है, यदि हैवरट में ह नहीं रखते हैं तो यश बताएगा कि कौन प्रत्याहार होता। इन में अरे कट गया था यस बनता। अब ध्यान दो, यश को ही बोलना है, यश ही बोलेगा
अयवरट में ह न रखते तो हर्ष प्रत्याहार बनता? नहीं हर्ष नहीं, प्रत्याहार ह में ही हकार नहीं का है ग्रहण तो नहीं होता ना, नहीं तो हर्ष प्रत्याहार ही नहीं बनता। तो यश क्या बनता? कौन प्रत्याहार बनता है? तो हर्ष में ह ही नहीं होता तो कौन प्रत्याहार बनता? बोलो ना। तो यश ऐसा। अच्छा, यही बनता। चलो, यश नहीं बता, यश प्रत्याहार बनता। चलिए ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये हो गया। अब इसके बाद ईण आया। ईण में कौन कौन आता है? यश, यश तुम बताओ। ई उ रू। समय हो गया है, ठीक है ना, इसलिए अब यही रखते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे आगे। ठीक हुआ? चलिए, तो ये ईण में ये सब बोल ही दिया यश, है ना। तो ये चार ही है। हाँ ठीक। अस, अट, अस, हस और ईण, इन चारों में हकार का ग्रहण हो जाए, इसलिए हयवरट में हकार का उपदेश किया गया। अब चारों में प्रयोजन क्या है तो ये विचार करेंगे, ठीक है ना, एक एक का अलग अलग, कि अट में हकार का क्या प्रयोजन, अस में क्या है, ऐसे करके सब में। ठीक, तो वो कल विचार करेंगे। आज रखते हैं, 10:30 बज गए, समय भी हो गया, ठीक है ना। चलिए महाराज जी, समझ में आ रहा है ना? जी आ रहा है। हाँ, तो ये शुरुआत का है, थोड़ा अच्छे से लगा लीजिए तो आगे का मतलब ग्रंथ में समस्या ना हो, ठीक है ना। और ये सब जरूरी बातें, इसको छोड़ भी नहीं सकते। देखिए, अब मैं केवल अयुण का उच्चारण करके यदि आगे चला जाओ पाठ में, तो फिर मतलब लघु सिद्धांत का पाठ हो गया ना, क्योंकि लघु सिद्धांत में ही तो यही किया जाता है, उच्चारण करा के आगे बढ़ जाना। लेकिन सिद्धांत कौमुदी का जब पाठ है तो फिर बातें आएंगी ना, सिद्धांत आएगा। वैसे हम लोगों का तो ऐसा है कि हम लघु सिद्धांत में भी नहीं छोड़ते लघु सिद्धांत में भी नहीं छोड़ते। लघु सिद्धांत भी पढ़ा ही तो लगेगा कि मतलब क्या आता है। चलिए, तो कोई बात नहीं। एक वहाँ एक बार पाठ चालू किया था, कौन आ रहा था? इसमें से कोई नहीं था, विवेक भी नहीं था, ये भी नहीं। लघु से वो महाराज जी को एक बार पाठ किया था सियादवाद में इतना वो 4 महीने के लिए आए थे, उनका चातुर्मास्य था, ठीक है ना। बस छोटी बात 1-2 मिनट की, फिर हो गया। तो 4 महीने के लिए वो चातुर्मास्य करने के मतलब आए थे वो, वे चातुर्मास्य में वहां रहेंगे। तो महाराज जी कहे मुझे लघु सिद्धांत पढ़नी है, तो लघु सिद्धांत पढ़नी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा 4 महीने में मुझे पढ़ा दीजिए ना लघु सिद्धांत। ठीक है, 4 महीने में तो हो ही जाएगी, लोग 3 वो कर देते हैं। अब उन्होंने कहा कहीं एमपी में पढ़ी थी कहीं, या तो कोई और जगह पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो वो तो जब समझे कि मतलब ये तो मतलब 1-2 महीने का काम है तो हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए पाठ चालू करते हैं, कोई बात नहीं। वो कहे, मैंने कहा, वो कहे कि हाँ जितना हो जाए उतना कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि 4 महीने में हो जाएगी, ऐसा वो कह रहे थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, चलिए चालू करते। तो पहले दिन तो चालू किया। अब चालू किया तो 4-5 दिन गए, मंगलाचरण ही चला। और नथवा सरस्वती देवी, तो फिर तो पसीना छूटा उनका। मतलब वो सोचे कि अरे राम, ये तो मतलब कब होगा ऐसे करेंगे तो ये साल में भी मतलब 3-4 साल में भी नहीं होगा। तो मैंने कहा आपको यदि मूल पढ़ना है तो मुझे बताइए, मुझे वो भी आता है। ऐसी थोड़ी ना बात है कि मैं मूल नहीं बता सकता। मुझे अंदर से थोड़ी ना मतलब ये होता है कि मतलब मैं सब बातें बता ही दूं आपको। मुझे तो आप कहेंगे मूल पढ़ना है तो मैं पढ़ा देता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन काशी की परंपरा का यदि आपको वो करना है, दर्शन अवलोकन करना है, तो फिर पढ़िए सही से। तो कहे कि कोई बात नहीं, चलिए अब काशी आए ही ये 4 महीने के लिए, तो ऐसे ही पढ़ते जितना हो जाए इतना। तो फिर तो मैंने पढ़ाया, तो 2-3 महीने पढ़ाया। उसके बाद थोड़ा इधर आना हुआ तो फिर विवेक को भेजा था, है ना। फिर अंतिम में फिर से मैं थोड़े वो 10-15 दिन गया, उसके बाद फिर से मैंने पढ़ाना चालू किया। और 4 महीने में कहाँ तक पहुंचा है पता है? आज संधि भी नहीं हुई वो भी लघु सिद्धांत की भाई उसकी कहाँ बात कर रहे हैं लघु सिद्धांत की आज संधि भी नहीं हुई। वो महाराज जी सोचे कि अरे मैं अब 3-4 साल का समय निकाल के बाद में आऊंगा, तब पढ़ूंगा आपसे फिर से मैंने कहा आइए महाराज जी, इधर ऐसे ही चलता है। एक बार चालू कर दिया, फिर यदि मन कर गया, अंदर से आवाज निकलने लगी, तो फिर आप कहेंगे कि आप बस बंद कर दीजिए इतना निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा है, तो यही बात है, ठीक है ना। और ये तो सिद्धांत का पाठ है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना। जब लघु सिद्धांत में हम लोग इतना विचार कर लेते हैं,
तो फिर सिद्धांत कौमुदी कौन सा वो है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, तो मेहनत करिए, अच्छा है। आप लोग भी बाद में पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब चीजें बतानी चाहिए उसी से, वरना व्युत्पत्ति कहाँ से आएगी। ठीक है ना, व्युत्पत्ति नहीं आती है वरना मूल मूल पढ़ लेने से। चलिए, धन्यवाद। वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतंजलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वाक्यकार